नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। सूबे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और राज्य सरकार के बीच सोशल मीडिया और बयानबाजी के जरिए छिड़ी जंग चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी की सक्रियता को संघ और केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि सरकार को आर्थिक मोर्चे पर विफल दिखाया जाए, दबाव में लाकर योजनाओं में बड़ी रकम खर्च करने के लिए बाध्य किया जाए ताकि सरकार बैकफुट पर आ जाए। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी का नया दांव कितना सफल होगा। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। कल तक कांग्रेस के नेता केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और फैसलों पर ट्विटर के जरिए हमला कर रहे थे और अब बीजेपी के नेता राज्य सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर उसे दबाव में डालने लगे हैं। धान की किश्त का भुगतान हो, पीएम आवास के लिए राज्य का अंशदान देने का मामला हो, कोरोना और लॉकडाउन हो या फिर पशुओं से खेती को बचाने के लिए शुरू की गई रोका छेका योजना। इतना ही नहीं, देश में अपने आप में पहली बार गोबर खरीदी योजना तक सब बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी तो अब सरकार के कामकाज को लेकर श्वेत पत्र की मांग भी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इन दिनों खासे सक्रिय हैं और वे ट्विटर पर कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार की गोबर खरीदी योजना के प्रचार पर खर्च की गई राशि पर सवाल उठाने के बाद अब उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर पीएम आवास के लिए राज्य के हिस्से का 1500 करोड़ देने की मांग भी मुख्यमंत्री से की है। इस सरकार में वो चाहे वनवासी हो चाहे गरीब हो, सबसे ज़्यादा पीड़ा की जिंदगी जी रहा है। इस विषय को लेकर मैंने पत्र लिखा है भूपेश जी को। मैं चाहूँगा कि शीघ्र इस पर निर्णय लें और गरीबों को निश्चित रूप से एक उत्साहपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच कांग्रेस नेता भी पलटवार में पीछे नहीं है। बीजेपी नेताओं के एक एक आरोपों और सवालों का कड़े और तीखे अंदाज में जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में बीजेपी शासन के फैसलों और नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। जो आरोप डॉक्टर रमन सिंह लगा रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना का जितना भी राशि उपलब्ध होता है वो हितग्राहियों को सीधे जाता है, हितग्राहियों को उपलब्ध किया जाता है और उसी के आधार पर उसका आवंटन भी होता है। तो वो उनका जो भी आरोप है वो बिल्कुल गलत है। विज्ञापन में कौन कितना खर्च किया, इसका माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को बोलने का कितना अधिकार है, ये तो नैतिक रूप से वही समझ सकते हैं। गोबर जब गरीबों के लिए योजना बनी है, गांव के लिए योजना बनी है, तो इसमें माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को तकलीफ क्यों हो रही है, आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। दरअसल बीते एक महीने से एक खास रणनीति के तहत बीजेपी के नेता राज्य सरकार को बड़े खर्चे के लिए बाध्य करना चाहते हैं। इसके लिए वो राज्य सरकार के वायदों और योजनाओं को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक काफी दिनों से सुस्त पड़ी पार्टी को हाईकमान से सक्रिय होने का आदेश मिला है। संघ का भी दबाव इसको लेकर था। यही वजह है कि कई ऐसे नेता भी अब बयान देने लगे हैं जो 1.5 साल से चुप ही बैठे थे। अब सवाल है कि विपक्ष के एक्शन को देखते हुए सत्ता पक्ष कैसे रिएक्ट करती है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बीजेपी का दांव जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और कांग्रेस से अमरजीत भगत जी हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं भूपेश बघेल सरकार में। सबसे पहले सवाल बृजमोहन जी आपसे ही कर लिया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार मुखर है। आपकी पार्टी के नेता ट्विटर के माध्यम से चाहे बयानबाजी के माध्यम से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिलासपुर से नेता प्रतिपक्ष लगातार बयानबाजी करते हैं। सरोज पांडे जी नए नए मुद्दों को लेके आती हैं और अजय चंद्राकर ट्विटर के माध्यम से, डॉक्टर रमन सिंह जी ट्विटर के माध्यम से और साथ में बयान देकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आप बीजेपी जो कांग्रेस की सरकार है उस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयान अमूमन नहीं आते हैं, या जो आपकी पार्टी की जो नेता हैं जो केंद्र में मंत्री हैं वो भी उतनी मुखर नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि पार्टी में जिन लोगों को पद नहीं मिला है वो उनके बीच में रस्साकसी चल रही है, उनके बीच में अपने आप को साबित करने की होड़ चल रही है? देखिए, कोई रस्साकसी नहीं है, कोई साबित करने की होड़ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं
और वरिष्ठ लोगों के लिए किसी को कोई परमिशन की या किसी के आदेश निर्देश की जरूरत नहीं है। जब जो उचित लगता है, जो पार्टी हित में है, प्रदेश के हित में है, जनता के हित में है, वो उन नेताओं को बोलने के लिए हमेशा अधिकार होता है, परमिशन होता है। उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और 1 साल तक तो हमने देखा कि ये सरकार कुछ अच्छा करेगी, ठीक करेगी। लोकसभा चुनाव तक देखा, उसके बाद लगा पंचायत चुनाव हो जाए, उसके बाद लगा कि नगरीय प्रशासन चुनाव हो जाए। तब तक हमने इंतजार किया, परंतु उसके बाद भी अब 1.5 साल के बाद भी 1.25 साल हो रहा है, लग रहा है कि ये सरकार खाली लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा करती है, कोई काम नहीं करती है, जनता का शोषण कर रही है। आज 12.5 लाख तेंदुपत्ता के मजदूर परिवार हैं। वो तेंदुपत्ता के मजदूर परिवारों को 2 साल से उनके बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं दी। आखिर कौन दोषी है? उनकी छात्रवृत्ति कौन देगा? कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? आज हजारों आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों की मृत्यु हो गई। उनको 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बीमा मिलता था, आज तक उनको बीमा नहीं मिला। लगभग 596 करोड़ रुपए तेंदुपत्ता मजदूरों के बोनस का राशि 2 साल की है, वो उनको नहीं मिली। और इस प्रकार से सब वर्गों के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है। लोग चिंता नहीं कर रहे हैं। पहले तो हमको लगता था कि सरकार नई है, बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होगी, पर अब तो लगता है कि सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में न्याय नहीं कर रही है और इसलिए सबको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ब्रजमोहन जी, आपने जितनी बातें गिनाई, तेंदुपत्ता के जो संग्राहक हैं उनके बोनस की बात, उनके बीमा की बात, बच्चों के स्कॉलरशिप की बात, तो क्या आप मानते हैं कि जो आपकी 15 साल सरकार थी उसमें ये चीज़ें 100% लोगों तक पहुंची, लोगों को 100% लाभ मिला? आपकी सरकार इस मामले में पूरी तरह सफल रही, उसके बावजूद भी फिर जनता ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? देखिए, आपको मालूम है कि बहुत सारे मुद्दे को जरूरी नहीं है जनता को 100% हम खुश कर पाए, और 15 साल की सरकार के कारण एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी होता है, लोगों की नाराजगी भी होती है और कई लोगों की गलतियां भी होती हैं जो सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की जानकारी में नहीं आती है। और उन सब के कारण हमने जो गलतियां की उसकी तो सजा हमको जनता ने दे दी है, परंतु अब उन्हीं गलतियों को ये कांग्रेस के लोग गिनाएं और अपनी गलतियां नहीं माने। मैं तो कहूंगा कि हमको तो जनता ने 15 साल के बाद में सजा दी है, परंतु अगर कांग्रेस सरकार ऐसे ही चलती रहेगी तो अगले 5 साल के बाद कांग्रेस को जनता सजा दे देगी। चलिए, अमरजीत भगत जी से पूछ लेते हैं कि जनता कब सजा देगी, या जनता सजा देगी या इनाम देगी? भगत जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी नमस्कार। नमस्कार। ब्रिजमोहन भैया को भी नमस्कार। हाँ, नमस्कार अमरजीत जी, बहुत बहुत नमस्कार अमरजीत जी। जो बात जी पहली बार आपके साथ डिबेट में आने का मौका मिला। हम खोज रहे थे कि आप कभी कहीं दिखते नहीं है डिबेट वगैरह में। स्वागत है आपका। और क्या है कि जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने हमारे बोलने के हमारे थोड़ा ही अमरजीत भगत डिबेट में थे, इसलिए हमने कहा कि आप भी रहेंगे। चलिए, सामान्य शिष्टाचार आप लोगों के बीच में हो गया हो तो आगे हम मुद्दे पर आ जाएं। तो मैं ये बोल रहा था कि जिस प्रकार से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने, पूर्व मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप मढ़ने का कोशिश किया, इसमें कोई धार नहीं है। आप बृजमोहन जी से पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मूलभूत क्या मतलब अंतर है। यही देखने को मिलता है कि जब आप कृषि मंत्री थे तो दिल्ली घूमने भी जाते थे तो आपको कोई ना कोई उपहार दे दिया जाता था, कोई वहाँ से कृषि कर्मण पुरस्कार दे दिया जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। हमारे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कभी उन्होंने पक्षपात नहीं किया। समान रूप से राज्य को जो मिलने वाली जो हिस्सेदारी है उसको उन्होंने निष्पक्षता पूर्वक हमेशा दिया। और आज जिस प्रकार से
आप राज्य सरकार के ऊपर आरोप मढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि राज्य के को बहुत सारे जो लेनदारी है केंद्र से, वो केंद्र सरकार दे ही नहीं रहा है, चाहे जीएसटी का हो, चाहे माइनिंग का हो, चाहे अन्य योजनाओं का हो। और केंद्र और राज्य के बीच जो परस्पर जो फेडरल सिस्टम में एक जवाबदारी है, उसके हिस्सेदारी है, उसमें राज्य को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। पहले माइनिंग टैक्स मिलता था, अब मिल नहीं रहा है। जीएसटी में जो मिलना था वो मिल नहीं रहा है। आज पूरे उद्योग धंधे बंद हैं, जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट को मिलना था वो सब मिल नहीं रहा है। तो और ऊपर से जब कोरोना का संक्रमण आया तो भारत सरकार ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि इस देश में लोगों के लिए जो 21 लाख करोड़ का हम पैकेज देंगे, जिससे उद्योग और बाकी जो व्यापार बंद है उसको चालू किया जा सकता है। उसमें जो कृषि का क्षेत्र है उसमें भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, रोजगार के क्षेत्र में लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन ये केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है। और जब भारत सरकार हमारे हिस्से का नहीं देगी तो बहुत सारे काम को करने में वास्तव में असुविधा होती है, दिक्कत होती है। बावजूद इसके कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था को गति दिया है, जिस प्रकार से काम को आगे बढ़ाया है, तारीफ़े काबिल है कि पूरा देश में जब मंदी का दौर है उस समय छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। यहाँ बाज़ार में अगर आज स्टेबिलिटी है, अगर बाज़ार में रौनक है, तो उसी का देन है कि किसानों के लिए जो धान खरीदी किया, किसानों का जो कर्जा माफ़ी किया, बाज़ार में पैसा आया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पैसे का फ्लो दिखा, 4 चक्के का गाड़ी, 2 चक्के का गाड़ी, इसमें इजाफा हुआ। और आज अगर आप देखेंगे तो जो वन क्षेत्रों में जो लघु वनोपज की खरीदी होती थी उसमें पहले से ज़्यादा प्रजाति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मिलित किया, उसके जो शासकीय दर है उसमें बढ़ोतरी किया। तो ये तमाम काम है जो छत्तीसगढ़ को आर्थिक गतिविधियों में एक सपोर्ट दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। और ये मैं नहीं कहता, भारत सरकार का रिजर्व बैंक कहता है कि यहाँ का जो संचालन है वो बेस्ट है। भगत जी, आपने जो अपने उत्तर की शुरुआत की, आपका कहना था बृजमोहन जी के आरोप में धार नहीं है, तो क्या डॉक्टर रमन सिंह जी के आरोप में धार है, क्या सरोज पांडे जी के आरोप में धार है, अजय चंद्राकर जी के आरोप में धार है, या धर्मलाल कौशिक जी के आरोप में धार है? किसके आरोप में धार है? जैसे डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की जो राशि है वो 2 साल से नहीं डाली जा रही, जिसके कारण गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जो 1,40,000 में प्रधानमंत्री आवास बनते हैं उनमें वो बन नहीं पा रहे हैं, इसके कारण अधूरे पड़े हुए काम। हालांकि एक दूसरा मुद्दा है जिसकी ओर ना आपका ध्यान जाता है ना विपक्ष का ध्यान जाता है कि वो जो पैसा मिलता है उसमें कितना भ्रष्टाचार होता है। वो जब से ये योजना शुरू हुई तब से ही हो रहा है। उसमें जो 3 किस्त है, 3 किस्त में भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आती हैं, जो बाकी जनप्रतिनिधि उसमें अपना हिस्सा लेते हैं, उसके बारे में भी देख लीजिएगा। देखिए मिश्रा जी साहब, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, माननीय बृजमोहन जी भी हैं, कि अब आपके पास यदि कहीं से आवक होगा तो आप खर्च करेंगे, और अगर सभी तरफ से आवक अगर बंद हो जाएगा, आपके रिसोर्स सारे बंद कर दिए जाएंगे, तो आप खर्च कहाँ से करेंगे? भारत सरकार से हमारी जो लेनदारी है अगर वही हमको दे दिया जाए तो बाकी जितने भी योजना है उसको बढ़ाने में हमको सहूलियत मिलेगा। हम तो आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार से चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो सरोज पांडे जी हो, जो पत्र लिख रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, यही आग्रह अगर उस समय भी आप लोगों ने भारत सरकार को लिख दिया होता, जिस समय हम धान खरीदी के लिए संघर्ष कर रहे थे कि हमको केंद्र अनुमति प्रदान करे, तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी साथी, एक भी नेता ना तो भारत सरकार को, न प्रधानमंत्री को, न कृषि मंत्री को, न खाद्य मंत्री को एक पत्र लिखे और ना ही समर्थन के में 2 शब्द बोल पाए।
केवल अगर हम विपक्ष में हो, राजनीति करने के लिए बोलना है तो कुछ भी बोलिए, उसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में प्रदेश की भलाई के लिए अगर सोचते हैं और राजनीति से ऊपर उठ करके अगर आपकी विचारधारा और भावना है तो इस दिशा में भी सोचना चाहिए और कभी कभी सीधे केंद्र से और संबंधित जो विभाग है भारत सरकार के, उनसे बात करके राज्य के तरक्की के लिए, यहाँ के विकास के लिए भी मांग करना चाहिए, पक्ष रखना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाया जा सके। उसमें आप सभी लोगों का भी योगदान रहे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी या आज जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी इतने सक्षम दिखाई दिए आपको कि प्रधानमंत्री के सामने या अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस बात को रख सकें? जैसा कि अंदर से खबर आती थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोनस पे बात नहीं कर पाए, जिसके कारण उनकी सरकार जाने की बड़ी वजह ये रही। क्या आपको ऐसा लगता है? भगत जी, आपसे सवाल है। देखिए मिश्रा जी, क्या है कि मिश्रा जी, मैं माननीय बृजमोहन जी का इसीलिए सम्मान करता हूं कि वो सच्चाई को सामने रखने का कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी में उनका बात को चलने नहीं दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कि वो लड़ते हैं और विभिन्न मौक़ों पे हम बोलते भी हैं कि इनके जो सलाह रहता है, इनका जो पक्ष रहता है, उसमें काफ़ी सार रहता है। लेकिन माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उनकी बात को चलने नहीं देते हैं, उनके बात को सुनते नहीं हैं। आपकी बात सुने या ना सुने, चलने दें या ना चलने दें, लेकिन आपका भावना को स्पष्ट करना चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ के हित में अगर कुछ करना चाहते हैं तो भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखना चाहिए, मुख्यमंत्री को लिखते हैं, अच्छी बात है। बाकी जगह भी आप लोगों का पहल एकदम स्पष्ट तौर पे दिखना चाहिए कि आप लोग छत्तीसगढ़ का भलाई चाहते हैं, छत्तीसगढ़ का विकास चाहते हैं। बृजमोहन जी, जिस तरह की बात अमरजीत भगत जी कर रहे हैं, उनका कहना है कि आपकी पार्टी जिस तरह से मुख्यमंत्री को पत्र लिखती है, मुख्यमंत्री सवाल करती है, इस तरह की बात केंद्रीय नेतृत्व से या प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करते? आपकी पार्टी के कोई नेता उनको पत्र क्यों नहीं लिखते? आपके हिसाब से सारे सांसद यहाँ सीएम को ही पत्र लिखते हैं या उनसे ही सवाल करते हैं, अपने केंद्रीय नेतृत्व से सवाल क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व से सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सतत संपर्क में होते हैं। प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा का सत्र चलता है, हर राज्य के सांसदों से मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारियों से मिलते हैं और हम प्रत्यक्ष रूप से मिलकर जो भी समस्या राज्य की होती है वो लगातार उनके बारे में कहते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से उन्होंने स्पष्ट नीति बना दी है कि देश के किसी भी राज्य के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 60% राशि योजनाओं की केंद्र सरकार देगी, 40% राशि राज्य सरकार देगी, और इस प्रकार से सभी योजनाओं में 60% राशि केंद्र सरकार दे रही है, 40% राशि राज्य सरकार को देना चाहिए। और राज्य सरकार के 40% राशि नहीं देने के कारण बहुत सी योजनाएं यहाँ पर बंद हो गई हैं, ठप हो गई हैं, और लगातार हम बहुत सारी जानकारियां तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी नहीं आती। जैसे तेंदुपत्ते का ही मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी को ही नहीं मालूम है कि यहाँ पर तेंदुपत्ते का बोनस अभी तक बटा नहीं है, उनको ही नहीं मालूम है कि बीमे की राशि नहीं बटी है, उनको ये नहीं मालूम है कि 2 साल का जो छात्रवृत्ति का पैसा है, वनवासी हमारे अमरजीत भगत जी तो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, हजारों बच्चे हैं, गरीब बच्चे, जो वन विभाग के तेंदुपत्ते के बोनस में से मिलने वाली छात्रवृत्ति से पढ़ाई करते थे। हजारों ऐसे लोग हैं, परिवार जिनके परिवार में मृत्यु हो गई, 2 लाख और 4 लाख रुपए तेंदुपत्ते के बीमे से पैसा मिलता था, आज उनको पैसा 2 साल से नहीं मिला। और इसके लिए दोषी कौन है? उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 31 मई 2019 तक वो बीमा लाइव था और 31 मई 2019 तक वो बीमा नहीं करवाया गया, और इन्होंने बीमे के लिए अगस्त में लेटर लिखा। केंद्र सरकार की योजना, उस योजना के अंतर्गत बीमा होता था, और वो बीमा बंद कर, केंद्र सरकार ने योजना बंद कर दी तो दूसरी योजना में बीमा कराना था। वो हितग्राही तो राज्य सरकार के हैं। हमारे कार्यक्रम खत्म करने का टाइम हो गया है। हालांकि तो उसमें से आपकी बात का समर्थन अमरजीत भगत जी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप बहुत संजीदगी से मुद्दों को उठाते हैं और उन मुद्दों में दम भी होती है और छत्तीसगढ़ का हित भी दिखाई देता है।
खैर, उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ के हित के बारे में सोचें और केंद्र सरकार से जो वाजिब छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो उसको मिले, इसमें राजनीति ना हो। इस चर्चा में भाग लेने के आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।